नमस्कार। आदि आबादी की बात कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। आज हमारे इस कड़ी में हमारे साथ जुड़ चुकी हैं आशा मनोरमा डोबरियाल शर्मा जी, जो सामाजिक क्षेत्र में तो आगे हैं ही, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में भी वो आगे हैं। मनोरमा शर्मा जी से आप सभी वाकिफ होंगे क्योंकि वो पूर्व में मेयर भी रह चुकी हैं और उत्तराखंड आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका भी रही है और उन्हीं की पुत्र वधू हैं आशा मनोरमा शर्मा जी, जिनसे हम आपको आज मिलवा रहे हैं। मैम, आपका स्वागत है हमारे आदि आबादी बात कार्यक्रम में। नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। मैम, सबसे पहले तो जानना चाहते हैं कि आपका नाम आशा शर्मा है आपकी शादी के बाद, लेकिन आप अपनी सास का नाम भी उसमें ऐड करते हैं, तो मतलब सबसे पहले यही जान लेते हैं कि मतलब इसका क्या पूरा। देखिए, मेरा नाम आशा शर्मा है, लेकिन अपने पीछे जो मैं मनोरमा डोबरियाल शर्मा लगाती हूँ वो इसलिए लगाती हूँ ताकि उत्तराखंड का एक एक जन, उत्तराखंड का एक एक नागरिक ये कभी ना भूले कि मनोरमा डोबरियाल शर्मा जी का जो महत्वपूर्ण योगदान उत्तराखंड को खड़ा करने में रहा है, वो मैं चाहती हूँ कि उत्तराखंड कभी भी ना भूले। और उनका नाम आगे लगना ये मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी बात है कि उनका नाम, मेरा नाम जब कोई लेता है तो कम से कम मेरे बाद उनका नाम आता है। वैसे तो उनका नाम आगे आना चाहिए क्योंकि वो हमेशा से बहुत ही महत्वपूर्ण एक शख्स रही है उत्तराखंड के लिए, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे बाद उनका नाम लिया जाता है या मैं उनके नाम से ही जानी चाहती हूँ। तो ये मेरे लिए मेरा सौभाग्य है कि मैं उनकी बहू हूँ और उनका नाम मेरे नाम से भी जुड़ता है। ये सोच बहुत अच्छी है आपकी। अभी पहले शुरुआत कर लेते मैम पूछने से कि आपका शुरुआती करियर कैसा रहा, क्योंकि ये जो हमारा महिला आदि आबादी की बात है, इसके जरिए हम उन महिलाओं तक पहुंचने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने क्या क्या काम किया है और समाज में उनसे मिलवाने की कोशिश करते हैं। तो आज हमारे साथ आप इस कड़ी में जुड़ी हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि आपका शुरुआती करियर कैसा रहा, किस तरीके से आप राजनीतिक क्षेत्र में आए हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं जब शुरू में राजनीति में आई थी तो उससे पहले मुझे राजनीति में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। तो मम्मी को मैं देखा करती थी कि बहुत ज़्यादा लोग घर पे आया करते थे और इतने परेशान महिलाएं आया करती थी, तो मतलब कहीं ना कहीं उनको देख के मम्मी मन में बड़ी टीस सी उठा करती थी कि मतलब हमारे उत्तराखंड को खड़ा करने में महिलाओं का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। महिलाओं ने ही उत्तराखंड राज्य बनाया है और आज महिलाएं ही इतनी परेशान हैं। हर घर में आप देखेंगे बस्ती है या कहिए कि महिलाओं को बहुत ज्यादा उनको मार पिटाई या बहुत ज्यादा शोषण महिला का होता है। तो ये कहीं ना कहीं ये सोच देखते हुए ही मेरा मन राजनीति में थोड़ा बहुत लगने लगा। मुझे लगता था कि नहीं, मम्मी अगर इस तरह का काम कर रही है तो मैं क्यों ना महिलाओं की मदद करूँ। तो ये देखते हुए फिर मम्मी ने 2009 में मुझे माता जी ने महिला कांग्रेस में को ज्वाइन करवा दिया था। पर क्योंकि कहते हैं ना, एक पहले से कभी भी एक इंटरेस्ट नहीं रहा है, तो मतलब मैं जाने में बहुत ज्यादा हिचकिचाती थी। महिला कांग्रेस में जाने में मुझे बड़ा मतलब मजा बिल्कुल भी नहीं आता था। मुझे लगता था क्या है ये फालतू की भीड़ है और ये सारी चीजें। लेकिन जब मैं वहां गई, वहां जाके देखा महिलाओं के लिए इतना परेशान महिलाएं रहती हैं, या वहां देखा कि हमारी कांग्रेस के लिए कितना काम यहाँ पे सब लोग करते हैं, तो फिर धीरे धीरे मुझे भी इंटरेस्ट आने लगा। फिर उसके बाद जब उनकी 2015 में उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि माता जी के कामों को उत्तराखंड कभी भूले। उन्होंने उत्तराखंड के लिए इतना ज़्यादा काम किए हैं। वो प्रथम महिला रही हैं, सबसे पहली बात। प्रथम वो यहाँ पे महिला कांग्रेस की अध्यक्षा रही हैं। फिर वो प्रथम महिला उत्तराखंड राज्यसभा सांसद रही हैं। तो मैं चाहती थी कि ये उनका जो भी प्रथम वो रही हैं, ये उत्तराखंड कभी ना भूले। उन्होंने उत्तराखंड के लिए बहुत सपने देखे थे। मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि जो ये ऑल वेदर रोड का जो प्रोजेक्ट था, ये माता जी और हरीश रावत जी का ही प्रोजेक्ट था। इसको बीजेपी वालों ने भले ही अपना बता दिया है, इसका नाम चेंज कर दिया है कि इसको भरतमाला करके इसका नाम रख दिया गया था। लेकिन मैंने प्रेस भी की थी उनकी डेथ के बाद कि आप कुछ भी नाम रखिए, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब ऑल वेदर रोड का जब भी पत्थर रखा जाए तो उस पत्थर पे मनोरमा डोबरियाल शर्मा का नाम जरूर आना चाहिए। क्योंकि उनके अभी भी लेटर मेरे पास रखे हुए हैं। मोदी जी का लेटर है, नितिन गडकरी जी का लेटर मेरे पास अभी भी मौजूद है, सब रखा हुआ है। जब वो अंतिम सांसें अपने हॉस्पिटल में ले रही थी तो उस वक्त वो लेटर वहाँ पे आए थे, तो वो लेटर मेरे पास अभी भी संभाल के रखे हुए थे।
तो आप उन्हीं का जो लक्ष्य था, उन्होंने जो सपना देखा था, उसी को साकार करने में लगी हुई है। अभी तक मतलब जानना चाहते हैं कि आप खुद बता रहे हैं कि जैसे महिलाएं अभी भी बहुत सारी पिछड़ी हुई है, तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके से, चाहे वो बीजेपी सरकार हो या कांग्रेस सरकार हो, चाहे आने वाले समय में जो भी सरकार आए, किस तरीके से उनको काम करना चाहिए महिलाओं के क्षेत्र? देखिए, मैंने अभी बीच में भी एक इंटरव्यू हुआ था तो भी मैंने वहाँ पे भी ये बात रखी थी कि अब हमारे यहाँ चुनाव है, 2022 में हमारे यहाँ चुनाव हो रहे हैं। तो मेरा उस समय भी यही था कि कम से कम 50 से 60% टिकट महिलाओं का होना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड राज्य महिलाओं की देन है। तो फिर यहाँ पे ही महिलाएं क्यों इतनी पिछड़ी हुई हैं, चाहे वो बीजेपी सरकार में हो, चाहे वो कांग्रेस सरकार में हो। देखिए, आप कभी भी देखिएगा कि महिलाओं को कहीं ना पीछे खींच दिया जाता है। महिलाएं सिर्फ दरिया बिछाने के लिए या लोग इकट्ठा करने के लिए, झंडे उठाने के लिए नहीं है। जब महिलाएं छीन के उत्तराखंड राज्य बना सकती हैं तो ये प्रदेश क्यों नहीं चला सकती, बहुत अच्छा प्रदेश चला सकती हैं। तो इसलिए हमारा तो मानना यही है कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा आगे आना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं देते तो छीनो, फिर से आंदोलन करो, अपने हक की लड़ाई तो महिलाएं कर सकती है। और आज भी उत्तराखंड की महिला कमजोर नहीं है। अगर कोई भी सरकार उनको आगे आने नहीं देगी तो महिला कांग्रेस हो या बीजेपी की महिलाएं हैं, सारी आंदोलन करेंगी और अपना हक छीन लेंगी। अभी देखा जा रहा है कि पार्टियों के द्वारा जो है बहुत सारी महिलाओं के नाम की लिस्ट भी निकाली जाती है, लेकिन वो नजर नहीं आती है। कुछ एक आध प्रोग्राम में होती है या फिर बड़ी रैली होती है, वो तभी दिखती है। ऐसा क्यों, मतलब ऐसा? देखिए, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हमारी कांग्रेस में इस समय जो विधायक है वो मुझे लगता है सिर्फ एक ही महिला है, ममता राकेश जी। और मंत्री में उधर से रेखा आर्य जी तो थोड़ा सा ये है कि वो उन्होंने अब पार्टी छोड़ दी। मैं अभी इस समय सिर्फ कांग्रेस की बात कर रही हूँ, वो तो अभी बीजेपी में चली गई है ना। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक दुख होता है कि जब इतने हमारे विधायक बनते तो उसमें ज्यादा से ज्यादा महिलाएं क्यों नहीं होती हैं। महिलाएं सिर्फ आप देखेंगे कि बहुत ऊंचे ऊंचे पद में भी महिलाएं रहती, लेकिन जब बड़े कार्यक्रम कोई होता है तो महिलाओं को इन्विटेशन दिया जाता है कि आप आइए। लेकिन छोटी छोटे जो कार्यक्रम होते हैं उनमें भी तो महिलाओं को बुलाइएगा, लेकिन अधिकतर ये होता है कि उनको इग्नोर कर दिया जाता है। ये हर एक पार्टी का है, हर एक पार्टी में महिलाओं को नजरअंदाज किया जाता है, लेकिन ऐसा होना मेरी नजर में तो देखिए गलत है। तो क्या कुछ लगता है कि कांग्रेस की महिलाओं को भी एकजुट होना चाहिए? बिल्कुल, आपने ये बात बिल्कुल सही है, चाहे वो कांग्रेस की महिला हो या बीजेपी को, लेकिन महिला जब तक एकजुट नहीं होंगी तब तक तो महिलाओं का आना बिल्कुल भी संभव नहीं होगा। क्योंकि एक ना हम लोग कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि महिला ही महिला की दुश्मन होती है, ये तो फैक्ट है। तो इसलिए महिलाओं को एकजुट होना बहुत जरूरी है। अब 2022 दूर नहीं है, जब तक महिला एकजुट नहीं होगी तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। अभी आप अगर मतलब कांग्रेस में आप हालांकि अभी अच्छे पायदान पे हैं महिला उसमें विंग में, लेकिन अभी क्या काम होने चाहिए धरातल पे महिलाओं के लिए, चाहे वो जनता के रूप में हो, चाहे बालिकाओं के रूप में हो? क्या कुछ काम लगता है आपको कि अभी अनछुए काम है? देखिए, जब हमारी सरकार थी, आदरणीय हरीश जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई थी। बहुत सा उन्होंने सपने भी देखा था कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन देखिए, भाजपा सरकार के आते ही सारी योजनाएं बंद कर दी गई, बहुत सारी योजनाएं बन गई हैं। तो महिलाओं को अगर देखिए, सरकारें कोई भी हो, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, लेकिन महिलाओं के लिए सोचना सबके लिए सबसे पहले नंबर पे होता है कि महिलाओं को आप आगे लाएं और महिलाओं के लिए सोचें। तो इसलिए महिला के लिए तो देखा जाए तो देखिए, दोनों ही सरकारों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि महिला आप बहुत सारी चीजें करने के लिए ऐसी सरकारों के पास है जो आप महिलाओं को आगे ला सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो इसलिए सारी जो नीतियां हैं, जो भी कुछ बनाई होती हैं आपकी, वो सब आप डस्टबिन में डाल देते हैं। ये तो गलत चीज है। बिल्कुल, हालांकि अभी देखने वाली बात होगी कि कितना कुछ किया जा सकता है या कितना हो पाता है। आपके जीवन की तरफ रुख करते हैं कि आप साथ में समाज सेवा का कार्य भी करते हैं, राजनीति के अलावा आपका संस्था क्या कुछ काम करती है और अभी क्या कुछ लक्ष्य जो है उस संस्था के द्वारा आपका है? देखिए, माता जी की जब मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद उनके नाम से हमने एक फाउंडेशन तैयार किया था, मनोरमा डोबरियाल मेमोरियल फाउंडेशन। वो भी सिर्फ इसलिए तैयार किया था क्योंकि माता जी हमेशा ही महिलाओं के लिए बहुत कार्य किया करती थी।
महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए महिला, आप देखेंगे कि उत्तराखंड में उस समय जो महिलाओं का कारवां था वो मनोरमा डोगरियाल शर्मा जी द्वारा ही खड़ा किया हुआ था। इतनी महिलाएं हर एक क्षेत्र से, गांव से, कस्बों से, शहरों से बहुत उनके साथ उनकी टीम चला करती थी। आज भी कहीं खड़े होते हैं तो आज भी वो महिलाएं कहती कि हम मनोरमा शर्मा जी की टीम के थे। तो बड़ा अच्छा सा लगता है सुन के। तो उनके नाम से फाउंडेशन तैयार किया था और आज भी इसी फाउंडेशन से हम लोग महिलाओं की मदद जितना हो पाती है करते हैं। उनको रोजगार से जोड़ते हैं, उनको उनकी सहायता करते हैं, उनके बच्चों की शादियों के लिए जो भी अगर खर्च होना होता है तो हम लोग मिलकर करते हैं। या गाँव में कहीं कुछ बांटना होता है, महिलाओं के लिए मशीनें बांटनी हैं या कुछ कपड़े बांटने हैं, अनाथ आश्रम में कपड़े बांटने या कुछ, तो सारा हम लोग फाउंडेशन आपका पर्सनल लक्ष्य अगर जानना चाहें तो क्या है, मतलब आगे राजनीति में ही आप टिकट को लेकर भी बात कर रहे हैं, तो क्या उम्मीद की जा सकती है? देखिए, मेरा पर्सनल तो अब जब राजनीति में आ गई हूँ तो राजनीति ही है ना। तो आगे बढ़ना, तो देखिए हर एक कार्यकर्ता का पहला लक्ष्य यही रहता है कि वो राजनीति क्षेत्र में अगर जुड़ा है तो और आगे ही बढ़े। तो मेरा भी यही है, मैं भी टिकट मांगूंगी अपनी पार्टी से। अगर मेरी पार्टी मुझे टिकट दे देती है, भरोसा करती है, तो मैं धन्यवाद करूंगी उनका। और अगर नहीं भी देंगी तो हमें तो फिर भी कांग्रेस के ही झंडे उठा के चलना है और वो हम हमेशा चलेंगे। कोई ऐसा नहीं कि टिकट नहीं दिया तो हम लोग नाराज हो गए या पार्टियां छोड़ दी, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन ठीक है, टिकट मांगेंगे सरकार से। अगर उनको लगेगा कि मैं इस योग्य हूँ टिकट के, तो मेरी पार्टी, मुझे उम्मीद है कि भरोसा बिल्कुल मुझ पे करेंगी और मुझे टिकट देंगी। एक महिला कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता होने के नाते आपसे जानना चाह रही हूँ कि जिस तरीके से राजनीति में उठापटक चल रही है, हालांकि अभी भाजपा के जो कैबिनेट मंत्री हैं वो भी कांग्रेस में दोबारा से शामिल हुए हैं, तो इस पूरी प्रक्रिया को आप किस तरीके से देखते हैं और आने वाले चुनाव में क्या कुछ लग रहा है? देखिए, मैं पहले तो आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो अभी मंत्री जी आए हैं, सबसे पहले तो वो कांग्रेस परिवार का हिस्सा थे। वो राजनीति में आई ही कांग्रेस के लिए थे और हमेशा से वो कांग्रेस ही रहे। लेकिन कुछ हो सकता है, देखिए वो कहते हैं ना कि जब जहाँ चार बर्तन होते हैं तो वो जरूर आवाज करते हैं, वहाँ कुछ ना कुछ चलता है। तो हो सकता है वो किसी बात से रुष्ट हो गए थे और चले गए बीजेपी में, लेकिन उनको जब वहाँ पे अपने परिवार की कमी महसूस हुई तो वो अपने परिवार में वापस आ गए। मैम, ये तो हो गई पार्टी और राजनीति से जुड़ी हुई बातें, लेकिन आपके जीवन की तरफ दोबारा हम रुख करते हैं। काफी कुछ मुश्किल भी होता होगा एक महिला होना, साथ में पार्टी का काम भी करना, पार्टी कार्यकर्ता के रूप में अपनी एक्टिविटी हमेशा दिखाए रखना, काम करना, लेकिन परिवार के साथ किस तरीके से सामंजस्य बिठा पाते हैं या क्या कुछ दिक्कतें भी आती हैं? देखिए, हर एक महिला के लिए, चाहे वो नौकरी वाली महिला हो या वो राजनीतिक क्षेत्र में महिलाएं हों, थोड़ी सी दिक्कतें तो देखिए सबके साथ होती है, क्योंकि महिलाओं को अपने बच्चों को भी टाइम देना होता है, अपना परिवार भी देखना होता है और जिस क्षेत्र में वो आगे बढ़ी हुई है उस क्षेत्र को भी देखना होता है। तो महिलाओं को तभी कहते हैं कि वो दुर्गा रूप है, क्योंकि भगवान ने महिलाओं को इतनी शक्ति दे रखी है कि वो हर एक क्षेत्र में अपना बहुत अच्छा काम करती है, चाहे वो घर हो, अपना परिवार हो या अपना काम हो। तो महिलाएं इसीलिए ही नहीं माता का रूप कही जाती है, क्योंकि महिलाओं के अंदर बहुत शक्ति है। तो वो अपना परिवार भी बहुत अच्छे से संभालती हैं और राजनीतिक क्षेत्र भी। तो देखिए, मुश्किलें तो बहुत आती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एडजस्ट, फैमिली भी एडजस्ट करती है, बच्चे भी एडजस्ट करते हैं। तो इसीलिए ही महिलाएं अपने आप को बिल्कुल आगे करके चलती हैं। आधी आबादी की बात कार्यक्रम में आज इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते हम किसी और महिला शख्सियत के साथ आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।